अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह के आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे उसका नाम है लैंगमर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इसमें सबसे पहले हम इस टॉपिक में अजम्पशंस देखेंगे लैंगमर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की, ठीक है। उसके बाद हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे। इन दी एंड हम जो है इसको एक ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं, जिसमें वो कह रहा है द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड और सॉलिड रिजल्टिंग इन हाई कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस। होता क्या है, मेरे पास ये जो सरफेस है ये लिक्विड की सरफेस है या फिर समझो ये एक सॉलिड की सरफेस है। इस सरफेस पर किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स आकर ठहर जाएं, रिटेन कर जाएं, ठीक है। और क्या हो, इस सरफेस पर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो आई थिंक आप एडजॉर्प्शन का कंसेप्ट समझ पा रहे होंगे कि मेरे पास ये सरफेस है, ये लिक्विड की सरफेस भी हो सकती है, ये सॉलिड की सरफेस भी हो सकती है, ठीक है। जब ये लिक्विड या सॉलिड की सरफेस है, इस पर क्या होगा, सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होंगे और आकर क्या होंगे, रिटेन कर जाएंगे, ठहर जाएंगे। तो क्या होगा, इस सरफेस पर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन कहते हैं। फिर हम आते हैं इसकी अजम्पशंस की तरफ, जिसमें वो कह रहा है एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड टिल द होल सरफेस इज कवर्ड विद द यूनिमॉलिक्यूलर लेयर। देखें, एडजॉर्प्शन का अमल तब तक होता रहेगा जब तक ये सरफेस एक मोनोमॉलिक्यूलर लेयर्स के साथ जो है कवर ना हो जाए। तो मैंने क्या कहा, इस सरफेस पर एडजॉर्प्शन का अमल तब तक होता रहेगा जब तक ये सरफेस एक मोनोमॉलिक्यूलर लेयर के साथ जो है कवर ना हो जाए। तो ये है इसकी फर्स्ट अजम्पशन। फिर दूसरे नंबर पे आता है एडजॉर्प्शन इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। एडजॉर्प्शन एक डायनामिक प्रोसेस है। जिस तरह एक बंद वेसल में इवेपोरेशन और कंडेंसेशन एक साथ हो रहे होते हैं, इसी तरीके से एडजॉर्प्शन और डीजॉर्प्शन का जो है प्रोसेस या फिनोमिना एक साथ वकूअ पज़ीर हो रहे होते हैं, ठीक है। एडजॉर्प्शन को आपने कंडेंसेशन समझना है और डीजॉर्प्शन को आपने इवेपोरेशन समझना है। तो देखें, उसने कहा एडजॉर्प्शन इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। जिस रेट के साथ, जिस स्पीड के साथ एडजॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा होगा, उसी जो है स्पीड के साथ डीजॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा होगा। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक ऐसी स्टेज आ जाती है इस फिनोमिना के दौरान कि जिसमें क्या होता है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन रेट ऑफ डीजॉर्प्शन के इक्वल हो जाते हैं और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, एडजॉर्प्शन एक डायनामिक प्रोसेस है, इसमें भी डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। फिर हम आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, एडजॉर्प्शन डिपेंड अपॉन द प्रेशर ऑफ अ गैस। जब तक मेरे इस सरफेस पर मोनोलेयर नहीं चढ़ जाती, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी गैस की, ठीक है, तब तक क्या होता है, प्रेशर बढ़ने से एडजॉर्प्शन बढ़ती रहती है। गैस का प्रेशर बढ़ता जाएगा और सरफेस पर एडजॉर्प्शन बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे ही सरफेस पर मोनोमॉलिक्यूलर लेयर जो है चढ़ जाएगी, मेरी सरफेस मोनोमॉलिक्यूलर लेयर से कवर हो जाएगी, फिर क्या होगा, एडजॉर्प्शन प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाएगी। फिर हम आते हैं एडजॉर्प्शन डिपेंड ऑन दी सरफेस अवेलेबल। एडजॉर्प्शन क्या होती है, ये सरफेस पर डिपेंड करती है।
अगर तो सरफेस है क्या है, अनकवर्ड है, ठीक है, तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर मेरी सरफेस क्या है, कवर्ड है, तो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन बढ़ेगा, ठीक है। और एक वक्त ऐसा आता है कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन दूसरे के बराबर हो जाते हैं और डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। तो आई थिंक आप मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है समझ पा रहे होंगे। क्या होता है, ये एड्जॉर्प्शन डिपेंड करती है सरफेस पर। एड्जॉर्प्शन किस पर डिपेंड करती है, सरफेस पर, ठीक है। जब तक मेरी सरफेस क्या है, अनकवर्ड है, तब तक क्या होगा, इस सरफेस पर रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ता रहेगा। इस तरह अगर मेरी सरफेस कवर्ड है, क्या है, शुरू में तो क्या होगा, डिसॉर्प्शन का प्रोसेस जो है स्लो होगा, लेकिन जैसे ही मेरी सरफेस कवर्ड हो जाएगी, ठीक है, सॉलिड की सरफेस कवर्ड हो जाएगी, तो क्या होगा, तो ये होगा कि रेट ऑफ डिसॉर्प्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो इस केस में जो चौथा पॉइंट है, इसमें आपने दोनों केस को देखना है कि जब सरफेस कवर्ड है तब क्या है, और जब सरफेस अनकवर्ड है तब क्या हो रहा है। जब सरफेस अनकवर्ड है तो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, और जब सरफेस कवर्ड है तब क्या होगा, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन बढ़ेगा, ठीक है। उल्ट बात करनी है। कहता है देयर आर एक्टिव सेंटर्स, द मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद द सरफेस विद सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी विल बी एड्जॉर्ब्ड। कहता है सरफेस पे एक्टिव सेंटर्स मौजूद होते हैं। जब तक मेरी सरफेस एक्टिव है, ठीक है, तो क्या होगा, इस पर हाई सफिशिएंट एनर्जी वाले जो है मॉलिक्यूल ही जाकर एड्जॉर्ब होंगे, ठीक है। इफ़ द साइट इज़ वैकेंट, अगर साइट जो है वैकेंट होगी तो एड्जॉर्प्शन जो है कहते हैं कि जी एड्जॉर्प्शन इज़ मोनोलेयर। एड्जॉर्प्शन तब तक होती रहेगी जब तक क्या होगी, मोनोलेयर बनेगी, ना बन जाए। तो आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। मेरी ये जो साइट है अगर ये एक्टिव है, ठीक है, तो इस साइट पर, इस सरफेस पर जो कि क्या है, एक्टिव है, वही मॉलिक्यूल जाके एड्जॉर्ब करेंगे जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। फिर एंड में वो ये बात कर रहा है कि अगर ये सरफेस क्या है, वैकेंट है, इस पे एड्जॉर्प्शन का फिनोमिना तब तक होता रहेगा जब तक इस पर मोनोलेयर नहीं चढ़ जाती, ठीक है, ये मोनोलेयर से कवर नहीं हो जाती। तो आपने इसकी अजम्पशंस देख ली। अब हम आते हैं डेरिवेशन ऑफ लैंगमर आइसोथर्म की तरफ। एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे। ये मेरे पास एक वेसल है, ये एक सरफेस है जिस पर एड्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन के अमल दोनों हो रहे हैं। यहाँ पे जो थीटा है ये फ्रैक्शन को ज़ाहिर कर रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स सरफेस पे जाकर एड्जॉर्ब हो रहे हैं, उन मॉलिक्यूल्स की फ्रैक्शन को ज़ाहिर कर रहा है जो मॉलिक्यूल सरफेस पे जाके एड्जॉर्ब हो रहे हैं। और ये जो 1 माइनस थीटा है, ये 1 माइनस थीटा किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, ये 1 माइनस थीटा इस बात को ज़ाहिर कर रहा है कि वो मॉलिक्यूल्स जो कि हमारी सरफेस से डिसॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है, तो आपने इसको कंडेंसेशन का फिनोमिना समझना है और इसको डिसॉर्प्शन का मतलब इवेपोरेशन का फिनोमिना समझना है। टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। तो हम चलते हैं इसकी इक्वेशन की डेरिवेशन की तरफ, जिसमें वो कह रहा है आर डी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ठीक है। जितने ज़्यादा हमारे पास किसी सब्सटेंस के, गैस के मॉलिक्यूल सरफेस पे आकर एड्जॉर्ब हो रहे होंगे, फ्रैक्शन एड्जॉर्ब हो रही होगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन होगा, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो आर डी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जैसे ही आपने ये प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म किया, हमारे पास क्या आ गया, एक कांस्टेंट आ गया, रेट कांस्टेंट,
ठीक है, किसका, डिसॉर्प्शन का। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, आर ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस थीटा इंटू प्रेशर। इसका मतलब एडजॉर्प्शन प्रेशर पर डिपेंड करती है, और जितनी ज़्यादा हमारी जो सरफेस है वो डिसॉर्ब कर रही होगी, हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स जो कि सरफेस से डिसॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है, डी अटैच हो रहे हैं, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो देखें, इन दोनों को आपने क्या काम करना है, यहाँ पर भी आपने प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म कर देना है, और क्या करना है, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देना है के ए का, जो कि क्या है, एडजॉर्प्शन का के रेट कांस्टेंट को ज़ाहिर करेगा। तो हमने ये पढ़ा कि जो एडजॉर्प्शन है एक डायनामिक प्रोसेस है, इसमें रेट ऑफ डिसॉर्प्शन किसके बराबर होता है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन के बराबर होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन की वैल्यू पुट कर दी, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन की वैल्यू पुट कर दी। रेट ऑफ डिसॉर्प्शन की हमारे पास ये वैल्यू थी, और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन की हमारे पास ये वैल्यू थी, ठीक है। फिर मैंने यह काम किया, पी और के ए को मैंने 1 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, और पी और के को मैंने थीटा से भी मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने क्या काम किया, ये नेगेटिव वैल्यू को उठाकर मैं लेफ़्ट हैंड साइड पर ले गया। अगर आप देखें यहाँ पर थीटा जो है ये कॉमन आ रहा है, तो थीटा को आपने बाहर निकाल लिया। हमारे पास अंदर क्या बचा, के डी बचा, जो कि डिसॉर्प्शन का रेट कांस्टेंट है, के ए बचा, जो कि क्या है, एडजॉर्प्शन का रेट कांस्टेंट है, साथ पी है, और ये जो है बराबर के इस साइड पे मेरे पास क्या रह गया था, पी के ए रह गया था। फिर मैंने क्या काम किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके के डी और के ए पी को मैं पी के ए के नीचे ले आया हूँ। अब जब हम इसकी इक्वेशन को आगे लेके चलेंगे तो देखें, ये हमारे पास के ए है, यहाँ पर ऊपर और नीचे आपने क्या काम करना है, के डी से डिवाइड कर देना है, ठीक है। ऊपर डिवाइड किया के ए बटा डिवाइडेड बाय के डी, और यहाँ पे जब के डी को के डी से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। तो फिर आपने यहाँ पे जो पी के ए है इसको भी आपने के डी से डिवाइड कर दिया। वो कहता है ये जो के ए और के डी है इसको हम के से ज़ाहिर कर देते हैं, जो कि क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई थीटा, इसको पूरे को मैंने जो है किससे ज़ाहिर कर दिया, के से, तो ये पी के या के पी बन गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें 1 वैसे का वैसे ही, और ये जो के ए और के डी था ये किसके बराबर था, ये के के बराबर था, तो ये क्या बन गया, के पी बन गया। थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, थीटा क्या है, एक्स ओवर एम। एक्स ओवर एम किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेट वो है, वो सब्सटेंस है जो कि रिटेन हो रहा है जाकर, जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स सॉलिड की सरफेस पर जाकर रिटेन हो रहे हैं, ये क्या है, एड्जॉर्बेट, ठीक है। और जिस सरफेस पे जाकर ये रिटेन कर रहे हैं वो सरफेस क्या कहलाती है, एड्जॉर्बेंट कहलाती है। क्या कहलाती है, एड्जॉर्बेंट। तो हमारे पास थीटा की जगह पर मैंने जो है इसकी एक नई इक्वेशन पुट कर दी, एक्स ओवर एम, ये के पी और 1 प्लस के पी वैसे का वैसे रह गया। यहाँ पर हमने एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा दिया जो कि क्या है, के पी डैश, के पी डैश, ठीक है, 1 प्लस के पी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि आपने अगर तो वो आपको कहे कि आपने इक्वेशन ड्राइव करनी है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ तक कर लें, ठीक है, बशर्ते कि क्या है उसमें आपको ग्राफ की एक्सप्लेनेशन उसने मेंशन ना की हो। लेकिन अगर आपको ग्राफ की जो है एक्सप्लेनेशन भी उसने कहा हो कि उसको डिस्क्राइब करें कि ग्राफ कैसे ड्रा होता है, तो उसके लिए आपको फिर इस इक्वेशन को आगे भी चलाना पड़ेगा। तो एक तो इक्वेशन ये है किसकी, लैंगमर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की, और दूसरी इक्वेशन भी जो है हम डिराइव करने जा रहे हैं वो उस सूरत में आप डिराइव करेंगे जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप इस कंसेप्ट को
जो है एक ग्राफ से एक्सप्लेन करें। देखिए मैंने काम ये किया है, इक्वेशंस को उल्टा दिया है। इसको मैंने m/x कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया 1 + kp/k-p। ठीक है, ये जो एक्सप्लेनेशन है आपको शायद ही किसी बुक में मिलेगी, तो आपने इसको प्रॉपर तरीके से समझ लेना है कि कैसे जो है मैं इस इक्वेशन को आगे लेके चल रहा हूँ। ये देखें हमारे पास होगा क्या, ये m को m से ऊपर भी डिवाइड कर दोगे और m को यहाँ पर x से भी डिवाइड कर दोगे, तो मेरे पास आ जाएगा, जब m से डिवाइड होगा 1 आ जाएगा, जब x m से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा x/m। इसी तरीके से k-p को 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी, और जब मैंने इसको इस पे डिवाइड किया kp को k-p पर, तो p से कट जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा k/k'। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या काम करना है, देखें ये वैसे की वैसे आ गई 1/x/m, फिर आ गया मेरे पास 1/k'। यहाँ से k ऊपर भी k से डिवाइड कर दोगे, k/k 1 आ जाएगा, और नीचे भी जो है k' को k से डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा k'/k। अब आपने क्या काम करना है, इस पूरी इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई कर देना है। पूरी इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरे पास जो एक नई इक्वेशन आएगी, ऊपर p नीचे x/m। जब आप इस इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई करोगे इस हिस्से को, तो p से कट जाएगा, मेरे पास बचेगा 1/k' बचेगा। इसी तरीके से k'/k को हमने किसे ज़ाहिर कर दिया है, इसको हमने k" से ज़ाहिर कर दिया है, और यहाँ भी हमने p से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने क्या काम करना है, इक्वेशन को रीअरेंज करना है। इक्वेशन को रीअरेंज ऐसे किया कि p/x/m वैसे का वैसे रहा, और मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पर जो p/k" था उसको मैं पहले ले आया, और 1/k' था उसको मैं बाद में ले आया। ठीक है, तो मेरे पास ये इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन बन रही है। अगर मैं इसको कह दूँ y, इसको कह दूँ mx, ठीक है, और इसको कह दूँ मैं c, y = mx + c, तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनती है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है, जिसमें 1/k" किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, ये स्लोप को ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है, और 1/k' किसको ज़ाहिर कर रहा है, इंटरसेप्ट को ज़ाहिर कर रहा है। तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, ये उस सूरत में आपने ड्राइव करनी है अगर वो आपसे कहेगा कि ये जो हमारे पास लैंगमर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, जिसमें हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है और एडजॉर्प्शन और डीजॉर्प्शन के प्रोसेस दोनों एक साथ वकूफ़ पज़ीर हो रहे हैं बराबर रेट के साथ, तो उसमें जो है आपने अगर ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी वो आपसे मांगता है तो आपने इस इक्वेशन को यहाँ तक ड्राइव करना है, वरना यहाँ तक काफ़ी है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इस इक्वेशन को भी हम नाम देंगे किसका, लैंगमर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का। तो यहाँ पर आइसोथर्म का मतलब क्या है, आइसोथर्म का मतलब ये है कि वो ग्राफ जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हासिल हो, और इसके अलावा ये ग्राफ जो ड्रा किया गया है ये उस केस के लिए ड्राइव किया गया है जब नाइट्रोजन गैस मीका पर जाकर एब्जॉर्ब हो जाती है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 90 केल्विन। और हमें क्या हासिल होता है, जब हम प्रेशर और p/x/m के दरमियान एक ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमें क्या हासिल होती है, एक स्ट्रेट लाइन हासिल होती है। कहता है आपने काम ये करना है, आपने दो कंडीशन देखनी है। अगर तो प्रेशर लो होगा, अगर तो प्रेशर कम है, तो आपने क्या काम करना है, p/k" को आपने इग्नोर कर देना है। ठीक है, इसको मैंने इग्नोर कर दिया, इसको मैंने इग्नोर कर दिया, मेरे पास p/x/m बचा और क्या बचा, k' बचा। आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई का काम करना है। k' जब
यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा K डैश P, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर, और ये भी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होकर वहाँ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा x ओवर m। इसको तो हमने वैसे ही क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया। तो ये किसके लिए है, एट लो प्रेशर। इसका मतलब लो प्रेशर पर जो हमारे पास ये जो रेशो है किसके दरमियान, एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेट वो होता है जो जाकर एड्जॉर्ब हो रहा होता है, जैसे कि गैस जाकर अटैच हो रही है एक सब्सटेंस पर, एक सॉलिड सरफेस पर, ठीक है, और वो सॉलिड सरफेस जो गैस को एड्जॉर्ब करवा रही है अपने ऊपर, वो क्या कहलाती है, एड्जॉर्बेंट। तो ये जो रेशो है दो अमाउंट्स की, ये किसके रिलेटिव प्रोपोर्शन है, प्रेशर के, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या आता है, इफ़ P इज़ हाई, अगर प्रेशर क्या होगा हमारे पास ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, कहते हैं कि जी ये जो हमारे पास 1 ओवर K डैश है, आपने इसको इग्नोर कर देना है। जब आपने इसको इग्नोर कर दिया, क्या बचेगा मेरे पास, P ओवर x ओवर m बचेगा, P ओवर K डैश बचेगा, P ओवर K डैश बचेगा। आपने P को P से काट देना है, K डबल डैश को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आना है, x ओवर m को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाना है। तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी x ओवर m इज इक्वल्स टू K डबल डैश। तो ये इक्वेशन किसके लिए है, हाई प्रेशर के लिए, ठीक है। तो इससे हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि जब तक प्रेशर हमारे पास लो है तो ये रेशो किस पर डिपेंड कर रही है, प्रेशर पे डिपेंड कर रही है, और प्रेशर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हमें क्या है, एक स्ट्रेट लाइन हासिल हो रही है। और जब प्रेशर हाई हो जाता है तो ये रेशो किसके इक्वल हो जाती है, K डबल डैश के, K डबल डैश के इक्वल हो जाती है, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि देखें, जब तक तो मोनोलेयर नहीं से हमारी सरफेस कवर नहीं होती, तब तक तो यही होता है कि एड्जॉर्प्शन का जो रेट है वो बढ़ता रहता है प्रेशर बढ़ने से। गैस का प्रेशर बढ़ता रहेगा तो वो एड्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होती रहेगी सरफेस पर। जैसे ही सरफेस पर मोनोमॉलिक्यूलर लेयर जो है चढ़ जाएगी, या मेरी सरफेस मोनोमॉलिक्यूलर लेयर से कवर हो जाएगी, फिर क्या होगा, फिर एड्जॉर्प्शन प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाएगी। तो ये वही केस है कि यहाँ पर जो एड्जॉर्प्शन है वो किससे इंडिपेंडेंट हो गई है, प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो गई है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ साफ नज़र आ रही है कि जब हमने ग्राफ ड्रा किया हमें एक स्ट्रेट लाइन हासिल हुई, ठीक है, और यहाँ पर 1/K1 डैश जो है इंटरसेप्ट को ज़ाहिर कर रहा है, इंटरसेप्ट इसे कहते हैं, और m जो है स्लोप को ज़ाहिर करता है इस ग्राफ की, ठीक है। मतलब जो हमारे पास P, ये जो हमारे पास 1/K डबल डैश है, ये किसको ज़ाहिर करता है, ये हमारे पास स्लोप को ज़ाहिर करता है। किसको ज़ाहिर करता है, स्लोप को, ठीक है। तो जब तक तो प्रेशर लो है तो एड्जॉर्प्शन या ये रेशो किस पर डिपेंड कर रही है, प्रेशर पर, और जैसे ही प्रेशर हाई हो जाएगा तो ये रेशो या एड्जॉर्प्शन प्रेशर से क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी। तो इस टॉपिक में हमने 3 चीज़ों को कवर किया। सबसे पहले हमने एड्जॉर्प्शन की ये हमारे पास जो कंसेप्ट था लैंगमर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, इसकी अजम्पशन को समझने की कोशिश की, फिर हमने एक इक्वेशन ड्राइव की, ठीक है। इन दी एंड जो है हमने क्या काम किया, एक ग्राफ को समझने की कोशिश की। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।